फ्रेंड्स, रोजगार विद कृतिका में आप सभी का स्वागत है। कैसे आप सब? आशा करते हैं आप सब अच्छे होंगे और यूपी टेट एग्जाम की प्रिपरेशन भी अच्छे से कर रहे होंगे। फ्रेंड्स, आप सभी को बता दी जो भी 1 वीक में हम लोग का होता है उसके साथ ही हम जो आज संडे है तो आज उसका हम लोग जो है रिवीजन करने वाले हैं। और आप सभी को बताना है कमेंट सेक्शन में कि आपका जो है 50+ यानी 50+ क्वेश्चन हम लोग यहाँ पे करेंगे। और आप सभी को बताना है कि आप सभी का जो है इसमें से कितने क्वेश्चन सही हुए, कमेंट जरूर करेगा। सबसे फर्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो व्यक्तित्व का सामाजिक अधिगम सिद्धांत जो है वो किसने दिया था? बंडूरा और वॉल्टर, डॉलर्ड और मिलर, कार्ल रोजर्स या फिर युंग। तो फ्रेंड्स, इसका राइट आंसर हो जाएगा बंडूरा और वाल्टर। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि थॉर्नडाइक का सिद्धांत निम्न से कौन सी श्रेणी में आता है? व्यवहारात्मक सिद्धांत, संज्ञानात्मक सिद्धांत, मनोविश्लेषणात्मक सिद्धांत या फिर इनमें से कोई नहीं। तो फ्रेंड्स, इसका राइट आंसर हो जाएगा व्यवहारात्मक सिद्धांत। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। फ्रेंड्स, चूंकि आज एक्सप्लेन थोड़ा बहुत करेंगे क्योंकि आज जो है रिवीजन क्लास है तो बहुत ज़्यादा एक्सप्लेन मैं नहीं करूंगी, ठीक है। साथ ही आप सभी को बता दें, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सीखने के वक्र किसके सूचक होते हैं? सीखने की प्रकृति के सूचक होते हैं, सीखने की मौलिकता के सूचक होते हैं, सीखने के गत्यात्मक स्वरूप के सूचक होते हैं या फिर सीखने की रचनात्मकता के सूचक होते हैं। तो फ्रेंड्स, इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए यानी सीखने के प्रकृति के सूचक होते हैं। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। फ्रेंड्स, स्पेलिंग जो भी मिस्टेक होगा तो उसके लिए मुझे क्षमा करिएगा क्योंकि मैं जो है मोबाइल से सब कुछ किया है। बाकी कंटेंट आपका कुछ भी गलत नहीं है, सिर्फ वर्ड्स जो है थोड़े बहुत गलत मिलेंगे। बाकी अभी तो कोशिश मेरी यही रहती है कि सब कुछ जो है परफेक्ट हो। बाकी कोई भी चीज़ होगा तो कमेंट में जरूर बताइएगा, उस पर मैं सुधार जरूर करूंगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मिरर ड्राइंग परीक्षण निम्न में से किसके मापन हेतु प्रयुक्त होता है? व्यक्तित्व, बुद्धि, अधिगम और नैतिकता। तो फ्रेंड्स, इसका राइट आंसर हो जाएगा अधिगम। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। उसके साथ ही नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। केंद्रीय प्रवृत्ति का एक माप है प्रसार क्षेत्र, माध्यिका, औसत विचलन या फिर मानक विचलन। तो फ्रेंड्स, इसका राइट आंसर हो जाएगा माध्यिका। ऑप्शन नंबर सेकंड इसका राइट आंसर हो जाएगा। और उसके साथ ही फ्रेंड्स, आप सभी को मैंने जो है बता भी है कि माध्य, मध्यिका और बहुलक काफी ज्यादा इससे क्वेश्चंस भी बनते हैं, यानी 1-2 क्वेश्चंस तो आप सभी को देखने के लिए जरूर मिलेंगे। हर टॉपिक से 1-1, 2-2 क्वेश्चंस बनते ही बनते हैं। निम्न में से कौन से सबसे भिन्न है? टीएटी, 16 क्लाउड पिक्चर टेस्ट या फिर ड्रॉ मैन टेस्ट। तो फ्रेंड्स, 16 इसका राइट आंसर हो जाएगा। ये सबसे भिन्न है, टीएटी, क्लाउड पिक्चर टेस्ट और उसके साथ ही ड्रॉ अ मैन। ये तीनों आपका जो है प्रक्षेपी तकनीक के अंतर्गत आता है। लेकिन अगर हम 16 की बात करें तो यह जो है निर्मित व्यक्तित्व परीक्षण टेस्ट के अंतर्गत आता है, न कि प्रक्षेपी के अंतर्गत, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। फ्रेंड, जो भी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स होंगे उसको मैं बताती रहूंगी। साथ ही आप सभी को मैंने इसके पहले जब क्लासेस ली है 1 वीक के अंदर तो उसमें मैंने आप सभी को बताया भी है कि जो भी एक्सप्लेन भी किया था आप सभी को, तो इसलिए आप सबको अंदाज मिल जाना चाहिए कि क्वेश्चन किस तरीके से पूछा जा रहा है और आप अपने लेवल को समझ सकते हैं कि आपकी तैयारी क्या है। क्योंकि यहाँ पे जब मैं रिवीजन करा रही थी इतना तो आप समझ सकते हैं कि आप सभी को याद हो पा रहा है कि नहीं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विकासात्मक कार्य के प्रत्यय के प्रतिपादक थे हॉलिंगवर्थ, हैविंगहर्स्ट और इसके साथ ही जीन पियाजे या फिर हॉल। तो फ्रेंड्स, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी यानी कि हैविंगहर्स्ट जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 8 सृजनशीलता की पहचान है। तो क्वेश्चंस की संख्याओं को मत जाइएगा फ्रेंड्स, क्योंकि क्वेश्चंस मैंने कहा है कि जो है मैं जो भी 1 वीक में कराई हूँ तो वही जो है उसको रिवीजन करा रही हूँ। तो क्वेश्चंस वही रहने वाले हैं, संख्याएं जो है मत जाइएगा, क्वेश्चंस पे देखिएगा फ्रेंड्स। सृजनशीलता की पहचान हेतु किसने सृजनात्मकता चिंतन परीक्षण का निर्माण किया? मैरीफील्ड ने, टोरेंस ने, कोल एवं ब्रूस ने या फिर कैंट ने। तो फ्रेंड्स, इसका राइट आंसर हो जाएगा टोरेंस। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। 1971 में इन्होंने जो है सृजनात्मकता चिंतन का परीक्षण किया था, 1971 में। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं कि अधिगम के प्राथमिक नियमों में से एक है अभिवृत्ति का नियम, प्रभाव का नियम, समानता का नियम या फिर सहचारी अंतरण का नियम। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर जो है प्रभाव का नियम इसका राइट आंसर हो जाएगा। और आप सभी आपको पता ही भी होगा, मैंने जो है थॉर्नडाइक के बारे में बताया होगा कि थॉर्नडाइक ने 3 नियम बताए थे, प्रभाव का नियम, तत्परता का नियम और अभ्यास का नियम। इनके 3 जो है नियम काफी ज्यादा पूछे भी जाते हैं। तो ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। निम्न में से किस अन्वेषण के ऊर्ध्व उपागम का उपयोग किया जाता है? केश अध्ययन, प्रायोगिकरण, सर्वेक्षण या फिर अंतर्दर्शन। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए यानी केश अध्ययन इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे है कि जब व्यक्ति का एक परिस्थिति का अधिगम दूसरी परिस्थिति में उसके सीखने तथा निष्पादन को प्रभावित करता है तो उसे कहते हैं चिंतन, स्मृति, अधिगम, अंतरण या फिर बौद्धिक विकास। तो फ्रेंड्स, इसका राइट आंसर हो जाएगा अधिगम अंतरण। और काफी बार आप सभी को बता दें, मैंने इसको जो है बताया भी है कि एक परिस्थिति का कार्य जो है वह दूसरी स्थिति में सीखने के लिए प्रभावित करता है तो वह होता है अंतरण, यानी इसको बोल सकते हैं स्थानांतरण भी बोलते हैं। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जी वॉल्स के अनुसार सृजनात्मक चिंतन का प्रथम चरण होता है
उद्भवन, उद्भाषण, मूल्यांकन या फिर उपक्रम। तो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर हो जाएगा उपक्रम, क्योंकि यहाँ पे फ्रेंड्स प्रथम चरण पूछा है। आप सभी को बता दें उपक्रम जो होगा ये फर्स्ट चरण होगा, उद्भवन जो होगा ये आपका जो है द्वितीय चरण हो जाएगा, उद्भाषण आपका तृतीय चरण हो जाएगा और मूल्यांकन आपका चतुर्थ चरण हो जाएगा। तो जी वॉल्स के अनुसार वॉलस के अनुसार जो है सृजनात्मक चिंतन के 4 चरण मुख्य रूप से माने गए हैं, जिसको हमने आप सभी को बता दिया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ने प्रत्यय व भूल के सिद्धांत का प्रतिपादन किया था। जो है यहाँ पे हेगार्टी, पियाजे, थर्नडाइक या फिर वुडवर्थ। तो हमने आप सभी को बताया भी है प्रयत्न एवं भूल का सिद्धांत और 3 नियम जो दिए हैं वो किसने दिया है, थर्नडाइक ने। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट है। और उसके साथ ही इन्होंने कब दिया है, तो 1898 में इन्होंने यह प्रतिपादन, इस सिद्धांत का प्रतिपादन किया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं कि व्यक्तित्व व्यक्ति की अंतर्गत उन मनोशारीरिक गुणों का गतिशील संगठन है जो पर्यावरण में उसके अपूर्व समायोजन को निर्धारित करते हैं। उक्त परिभाषा देने वाले हैं एम एलमन, एस फ्रायड, जी.डब्ल्यू. ऑलपोर्ट या फिर जे.ई. डेलिशिल। मैंने आप सभी को कहा था डेफिनेशन से भी काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। ऑप्शन नंबर सी जी.डब्ल्यू. ऑलपोर्ट इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सीखने में पलायन आधारित है सकारात्मक पुनर्बलन पर, नकारात्मक पुनर्बलन पर या फिर विलंबित पुनर्बलन पर, पुनर्बलन की निष्क्रियता पर। तो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर हो जाएगा नकारात्मक पुनर्बलन पर, क्योंकि सीखने में पलायन यानी कि सीखने में जो है नकारात्मक प्रभाव डाला है। एक तरीके से अगर एग्जाम्पल में हमने आप सबको एक एग्जाम्पल भी दिया था कि अगर बच्चे को विद्यालय में कठोर दंड दिया जाता है तो विद्यालय में बच्चा जो है नहीं आता। इससे क्या होता है, बच्चे जब नहीं आते हैं तो वही होता है कि बच्चे जो है सीख नहीं पा रहे। जब स्कूल नहीं आएंगे तो वो सीखेंगे नहीं, यानी सीखने में पलायन, यह एक तरीके से नकारात्मक पुनर्बलन होगा। वहीं अगर विद्यालय सीखने आते हैं बच्चे और उसमें सीखने में इंटरेस्ट लेते हैं तो वो हो जाता है सकारात्मक पुनर्बलन। ठीक है, ऑप्शन नंबर विचार स्मृति का आयाम नहीं है, धारण, पुनः स्मरण, पहचानना या फिर तर्क करना। तो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी यानी तर्क करना, इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। भाषा का वह घटक जो ध्वनि की गति के अनुक्रम संचालन एवं उसकी रचना से संबंधित नियम की चर्चा करता है उसे क्या कहते हैं, अर्थ विज्ञान, व्याकरण, स्वर विज्ञान या फिर इनमें से कोई नहीं। तो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी यानी स्वर विज्ञान कहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। यहाँ पे है कि टीएटी द्वारा बनाया गया, यहाँ पे बताया गया है कि टीएटी किसके द्वारा बनाया गया है। तो टीएटी जो है जिसको बोलते हैं हिंदी में प्रासंगिक अंतर्बोध परीक्षण। ऑप्शन है रोड्सा, आलपोर्ट, मैस्लो या फिर मरे। तो मैंने आप सभी को बताया है मार्गन एंड मरे, इन दोनों ने मिलकर जो है टीएटी परीक्षण यानी कि प्रासंगिक अंतर्बोध परीक्षण का निर्माण किया। कब किया, 1935 में किया है। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि लक्ष्य निर्देशित व्यवहार में बाधा आना कहलाता है संवेग, बुद्धि, कुंठा या फिर आक्रामकता। तो ऑप्शन नंबर सी यानी कुंठा इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं कि आंख के रंग में कौन सा कारक प्रभावित करता है आंख के रंग को, वातावरण, आनुवांशिकता, हार्मोन या फिर समाज। तो फ्रेंड्स आनुवांशिकता आंख के रंग को प्रभावित करता है, क्योंकि यहाँ पर आंख का रंग जो होता है कभी कभी पेरेंट्स पर भी उनकी आंखों पर जो है मिलता जुलता रंग हो जाता है, तो इसलिए कह सकते हैं आनुवांशिकता। साथ ही आप सभी को बताते हैं यहाँ पे जो है इस तरीके से लाल हरा रंग अगर हम कहें आंखों से रिलेटेड होते हैं, हिमोफीलिया जिसमें पहचानने में दिक्कत होती है, वर्णतंत्रता जो कि आंखों से संबंधित होता है, ये सारे जो होते हैं आंख के रंगों को प्रभावित करते हैं। आनुवंशिकता ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि आधार आयु निम्न में से किसके मापन से संबंधित है, टीएटी, 16 पीए, बुद्धि या फिर व्यक्तित्व। बुद्धि और व्यक्तित्व टॉपिक काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछे जाते हैं, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बुद्धि, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं कि शिक्षक द्वारा कक्षा में डांट पड़ने पर छात्र यदि घर आकर अपनी छोटी बहन पर गुस्सा इजहार करता है तो यह किसका उदाहरण होता है, विस्थापन, उदांतीकरण, रूपांतर या फिर प्रतिक्रिया निर्माण। तो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर हो जाएगा विस्थापन, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। यहाँ पे दिया गया है कि निम्न में से कौन सा सीखने के गेस्टाल्ट सिद्धांत से संबंधित है, और यह क्वेश्चन काफी बार हमने आप सबको बताया भी होगा। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा कोहलर। ठीक है, वर्दिमर, कोहलर, कोफ्ता, इनमें से किसी का भी नाम आता है तो वही जो है राइट आंसर हो जाएगा। सीखने के गेस्टाल्टवादी सिद्धांत का प्रतिपादक कोहलर ने किया, ऑप्शन नंबर डी, जिसे सूच का सिद्धांत के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, उसके साथ ही नेक्स्ट की बात करेंगे। इरोस शब्द संबंधित है, इरोस जो है वह इसका संबंध किससे है, जीवन मूल प्रवृत्ति से, मरण मूल प्रवृत्ति से, भय मूल प्रवृत्ति से या फिर प्राकृतिक मूल प्रवृत्ति से। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा जीवन मूल प्रवृत्ति, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। मैंने आप सभी को इरोस शब्द जो है
वो है मैंने आप सबको बताया था कि फ्रायड ने 2 शब्द दिए हैं, जीवन मूल प्रवृत्ति या फिर मृत्यु मूल प्रवृत्ति। ठीक है, तो जीवन मूल प्रवृत्ति जो होता है इसमें जो है इरोस शब्द पाए जाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे दिया गया है कि अहम निर्देशित होता है सुख के सिद्धांत द्वारा, वास्तविकता सिद्धांत द्वारा, आदर्शवादी सिद्धांत द्वारा या फिर सामान्य सिद्धांत के द्वारा। तो ऑप्शन नंबर बी यानी वास्तविकता सिद्धांत द्वारा इसका राइट आंसर हो जाएगा। मैंने आप सबको बताया होगा अहम, इदम, परा अहम। जो अहम होता है उसमें वास्तविक सिद्धांत के द्वारा निर्देशित होता है, लेकिन अगर इदम होता है तो उसमें पार्श्विक इच्छाएं होती हैं, और उसके साथ ही परा अहम में जैसे हमारे सामाजिक नियंत्रण में बच्चा या मनुष्य आने लगता है। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा, यह फ्रायड के अनुसार था। ठीक है, उसके साथ ही नेक्स्ट अगर हम बात करेंगे तो दिया गया है कि कोलिसिस्टोकाइनिन एक हार्मोन है जिसकी यदि उसे अगर दे दिया जाए तो इससे प्राणी में क्या होता है, भूख अधिक बढ़ जाती है, भूख और प्यास दोनों में ही वृद्धि हो जाती है, भूख कम हो जाती है या फिर भूख और प्यास दोनों ही कम हो जाती है। तो ऑप्शन नंबर सी यानी भूख जो होती है वो कम हो जाती है, इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बुद्धि परीक्षण में एक 16 वर्षीय बच्चा 75 अंक प्राप्त करता है, उसकी मानसिक आयु होगी। तो फ्रेंड्स हमने वास्तविक आयु मानसिक आयु इंटू 100 यानी पहले मानसिक आयु रखते हैं फ्रेंड्स, यहाँ पे पहले मानसिक आयु बटा वास्तविक आयु इंटू 100 करना रहता है। मैंने आप सबको यहाँ पे बताया भी था इसके बारे में। तो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी यानी फिर 15 वर्ष इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं कि केंद्रीय तंत्रिका तंत्र में होते हैं यहाँ पे सभी अंग, मस्तिष्क, मेरुदंड या फिर मस्तिष्क तथा मेरुदंड। तो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर हो जाएगा मस्तिष्क तथा मेरुदंड, ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं कि मनोग्रस्ती बाध्यता विकृति एक मनोविच्छेदी विकृति है, समायोजन विकृति है, चिंता विकृति है या फिर काय प्रारूप विकृति है। तो फ्रेंड्स यहाँ पे जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा चिंता विकृति है, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं कि सामूहिक अचेतनता का संप्रत्यय दिया गया है पावलोव, कोहलर, स्किनर या फिर युंग। तो फ्रेंड्स सामूहिक अचेतन शब्द जो है वह दिया गया है युंग के द्वारा, ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। और उसके साथ ही इन्होंने 2 जो है वर्गों में बांटा है युंग ने अचेतन शब्द को, कि व्यक्तिगत होता है व्यक्तिगत अचेतन मन, उस अचेतन, और उसके साथ ही उन्होंने सामूहिक 2 वर्गों में डिवाइड किया है। तो यहाँ पे पूछ लिया गया है सामूहिक, यहीं पे अगर व्यक्तिगत पूछ लेता तो भी इसका राइट आंसर हो जाता है युंग। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं कि फ्रायड के अनुसार हमारे मूल्यों का आंतरिकीकरण होता है, इसमें होता है इदम में या अहम में या परा अहम में या परिस्थितियों में। तो मैंने अभी थोड़ी देर पहले बताया था, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी यानी कि परा अहम में। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी परा अहम इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं कि वह मापनी जिसमें अंतराल के समस्त गुण के साथ परम शून्य भी हो कहलाता है, नामित मापनी, क्रम सूचक मापनी, अंतराल मापनी या फिर अनुपात मापनी। तो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर हो जाएगा अनुपात मापनी, और ये कई बार जो है एग्जाम में पूछे जाते हैं। 4 प्रकार के मापनी के संदर्भ में बात कही जाती है। एक होता है नामित मापनी, ठीक है, जिसको बोलते हैं शाब्दिक मापनी। ठीक है, याद रखिएगा शाब्दिक मापनी हो या नामित मापनी हो, जो है यहाँ पे 2 बार लाइन आ गया। ठीक है, तो वो जो है सेम होता है, शाब्दिक मापनी का है या फिर नामित मापनी का है। दूसरा होता है क्रम सूचक मापनी, तीसरा होता है अंतराल सूचक मापनी और चौथा होता है अनुपात मापनी, और यही सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि व्यवहारवादी ने कहा है कि मुझे नवजात शिशु दे दो, उसे मैं जो वकील, चोर, डॉक्टर कुछ भी चाहूँ बना सकता हूँ। तो ये किसने कहा है उसके बारे में यहाँ पे बताया गया है, रोड्सा, अल्पोर्ट, वाटसन या फिर मरे ने। तो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर होगा वाटसन नामक वैज्ञानिक ने ये बात कही है, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं कि ध्यान आकर्षित होने की जो है प्रमुख भूमिका क्या है, उद्दीपन की तीव्रता, उद्दीपन की उपादेयता, उद्दीपन की विश्वसनीयता या फिर उद्दीपन की सक्रियता। तो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर हो जाएगा उद्दीपन की सक्रियता, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि छात्र में रुचि उत्पन्न करने की कला है, शिक्षण, समदृष्टि, हार्मोन या फिर प्रेरणा। तो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी यानी कि प्रेरणा सही राइट हो जाएगा। ठीक है, यानी सही हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं कि फ्रायड के अनुसार ऑप्शंस दिए गए हैं, ग्रहण किए या सीखे हुए तथ्यों को धारण करने या पुनः स्मरण करने की असफलता को विस्मरण करते हैं। तो इन्होंने विस्मरण की क्या परिभाषा दी है वो उसके बारे में यहाँ पे बताया जा रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे जो है 1 मिनट यहाँ पे जो है ये बताना है, अभी भी सही नहीं हो पा रहा है। ठीक है, उसके साथ ही नेक्स्ट है कि विस्मरण का अर्थ है किसी का समय प्रयत्न करने पर भी किसी पूर्व अनुभव का स्मरण करने या पहले की सीखी हुई किसी कार्य को करने की असफलता। नेक्स्ट है विस्मरण वह प्रवृत्ति है जिसके द्वारा दुखद अनुभव की स्मृति से अलग कर दिया जाता है या इनमें से कोई नहीं। तो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। विस्मरण के संदर्भ में फ्रायड ने यही कहा है, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है कि ध्यान को केंद्रित करने की जो आंतरिक दशा है वह क्या कहलाती है,
अवधि, उदांतीकरण, रुचि या फिर प्रतिक्रिया निर्माण। तो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी यानी फिर रुचि। और हमने कहा था कि जब तक किसी चीज़ में इंटरेस्ट नहीं होगा, कोई बच्चा रुचि नहीं लेगा अगर पढ़ने में, अगर तो ध्यान केंद्रित तभी करेगा जब वो उसके अंदर वो इंटरेस्ट ले रहा हो। जैसे कोई बच्चा अगर टीवी देखना पसंद कर रहा है, मोबाइल चलाना पसंद कर रहा है या फिर पढ़ना पसंद कर रहा है, तो जिसके लिए वो इंटरेस्ट लेगा, रुचि लेगा, उसी पे वो ध्यान केंद्रित करता है। तो रुचि और ध्यान दोनों एक दूसरे से संबंधित है, ये आपको याद रखना है। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है कि एक परिस्थिति में अर्जित ज्ञान का दूसरी परिस्थिति में उपयोग करना क्या कहलाता है? सीखने की विधियां, सीखने में स्थानांतरण, सीखने में पठार या फिर सीखने में रुचि। तो फ्रेंड्स सीखने में स्थानांतरण इसका राइट आंसर हो जाएगा। स्थानांतरण की जगह सीखने में अंतरण भी दे सकता है, तो वो आपको याद रखना। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अनुभव द्वारा व्यवहार में परिवर्तन कहलाता है? स्मृति, सीखना, प्रेरणा या फिर चिंतन। तो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर हो जाएगा सीखना, ऑप्शन नंबर बी। और ये कई बार जो है एग्जाम में पूछे भी गए हैं, ठीक है। रिपीटेड क्वेश्चन है तो इंपॉर्टेंट तो है ही, ठीक है। सांख्यिकी में वह रेखा चित्र जिसमें आवृत्तियों को स्तंभों द्वारा प्रदर्शित किया जाता है कहलाता है? स्तंभाकृति, आवृत्ति बहुभुज, संचयी आवृत्ति या फिर जो है रेखा चित्र। तो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर हो जाएगा स्तंभाकृति, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विकास की किस अवस्था में बुद्धि का अधिकतम विकास होता है? बाल्यावस्था, शैशवावस्था, किशोरावस्था या फिर प्रौढ़ावस्था। तो फ्रेंड्स विकास की जो अवस्था में अगर बुद्धि का विकास करें तो सबसे ज्यादा वह बाल्यावस्था में होता है, और वो भी किस बाल्यावस्था में वो आपको बताना है। तो ये होता है पूर्व बाल्यावस्था में। अगर यही पे क्वेश्चन पूछ देता पूर्व बाल्यावस्था, तो आप सभी को पता होना चाहिए कि बुद्धि का सबसे अधिक विकास जो होता है पूर्व बाल्यावस्था में होता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। शिशु का अधिकांश व्यवहार आधारित होता है मूल प्रवृत्ति पर, नैतिकता पर, वास्तविकता पर या फिर ध्यान। तो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर हो जाएगा मूल प्रवृत्ति, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। उसके साथ ही जो मूल प्रवृत्ति के अंतर्गत क्या आता है? रोना, हंसना, स्वप्रेम यानी स्वयं प्रेम की भावना। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं कि अंतर्दृष्टि द्वारा सीखने के सिद्धांत की में कोहलर ने प्रयोग किया था। तो फ्रेंड्स यहाँ प्रयोग से भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं, और कई बार मैंने आप सबको कहा भी है कि प्रयोग से भी क्वेश्चन बनते हैं। ऑप्शन नंबर बी यानी वन मानुष इसका राइट आंसर हो जाएगा। जो कोहलर ने है वन मानुष पर प्रयोग किया था। वन मानुष उसका क्या नाम था? सुल्तान चिंपांजी, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि यह आवश्यक नहीं है कि उच्च बुद्धि लब्धि वाले बच्चे में भी उच्च होंगी सृजनशीलता, अध्ययन, विश्लेषण करने या अच्छे अंक प्राप्त करना। तो यहाँ पर जो है फ्रेंड्स इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए सृजनशीलता, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट बात कर लेते हैं कि अधिगम ने प्रभाव का नियम दिया था। तो ये तो काफी रिपीटेड और काफी बार ये क्वेश्चन आया हुआ है, तो इसमें तो गलत नहीं करना चाहिए आप सभी को। अधिगम ने प्रभाव के नियम को किसने दिया है? पावलोव, स्किनर या वाटसन या फिर थॉर्नडाइक। तो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर हो जाएगा थॉर्नडाइक, ऑप्शन नंबर जो है डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। और उसके साथ ही मुझे तो ऐसा लग रहा है कि इस बार भी इनसे क्वेश्चंस जो है वो पूछे जा सकते हैं। हाँ, पेपर पैटर्न थोड़ा सिलेबस सेम रहने वाला है, पेपर पैटर्न धीरे धीरे अब हार्ड करते जा रहा है, बट क्वेश्चन तो इन्हीं वैज्ञानिकों से बनने वाले हैं। तो क्वेश्चन का तरीका बदल सकता है, बट उनके जो नियम दिए हैं वो तो वही रहने वाले हैं, ठीक है। निम्न में से किस विधि का उपयोग स्मृति के मापन के लिए जो है नहीं किया जाता है? प्रत्याहन विधि, तार्किक विधि, पहचान विधि या पुनः सीखना विधि। तो फ्रेंड्स तार्किक विधि इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी, क्योंकि यहाँ पे क्वेश्चन में नहीं पूछा है, ठीक है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। प्रासंगिक अंतर्बोध परीक्षण का विकास किसके द्वारा किया गया था? फ्रेंड्स का राइट आंसर हो जाएगा मरे। और जब भी मरे शब्द बोलते हैं तो आप ये उनका पूरा नाम जान लिया क्या कि मार्गन एंड मुरे, ठीक है। मरे ये सही होता है, ठीक है। तो इन्होंने प्रासंगिक अंतर्बोध परीक्षण, जिसको हिंदी में बोलते हैं टीएटी, आप सभी को इसका हिंदी और इंग्लिश दोनों नाम पता होना चाहिए। टीएटी वैसे शॉर्टकट में ही हमेशा पूछता है, तो टीएटी और या मार्गन प्रासंगिक अंतर्बोध परीक्षण मार्गन मुरे, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मनोविज्ञान का शिक्षा के क्षेत्र में सबसे बड़ा योगदान है विषय केंद्रित शिक्षा, क्रिया केंद्रित शिक्षा, शिक्षण केंद्रित शिक्षा या फिर बाल केंद्रित शिक्षा। तो फ्रेंड्स इसमें तो आप गलत नहीं करना चाहिए, इसका राइट आंसर हो जाएगा बाल केंद्रित शिक्षा, ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। और थोड़ा मैं धीरे इसलिए बता रही हूँ ताकि आप सभी क्वेश्चंस को पढ़ के आराम से उस क्वेश्चंस को आप सॉल्व करके तभी मैं बताऊँ, इसलिए कि ताकि आप सबको पता चल सके आपने क्वेश्चंस को कितने सही किए। और कमेंट में जरूर बताइएगा, उम्मीद करते हैं सबकी आप कमेंट करेंगे तो मुझे ये लगेगा ना कि आपकी तैयारी कितनी हो पा रही है, या फिर मेरे जो पढ़ाए हुए क्वेश्चन है वो किस तरीके से आपको समझ में आ रहे हैं। और क्योंकि ये सारी जो है पीवाईक्यू से एमसीक्यूज बेस में मैं लेकर के आ रही हूँ, तो आप सभी के लिए हेल्प ही करने वाले हैं। फ्रेंड्स निम्नलिखित में से कौन सा वृद्धि और विकास के सिद्धांतों से संबंधित नहीं है? निरंतरता का सिद्धांत, वर्गीकरण का सिद्धांत, समन्वय का सिद्धांत या फिर व्यक्तिकता का सिद्धांत। तो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर हो जाएगा वर्गीकरण का सिद्धांत, यह जो है नहीं आता है, ठीक है। यह जो है विकास और वृद्धि के अंतर्गत नहीं आता है। इसमें अब आपने जान लिया कि निरंतरता का सिद्धांत, समन्वय का सिद्धांत, व्यक्तित्व का सिद्धांत, ये सारे जो है विकास और वृद्धि के अंतर्गत आते हैं। उसी तरीके से वंशानुक्रम, वातावरण की अंतःक्रिया का सिद्धांत, विकास क्रम का सिद्धांत, ये सारे जो होते हैं वृद्धि और विकास से संबंधित है, ठीक है। लेकिन यहाँ पे उसका बी आंसर सही था,
नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कक्षा शिक्षण में पाठ प्रस्तावना सोपान सीखने के लिए किस नियम पर आधारित है? प्रभाव का नियम, सादृश्यता का नियम, तत्परता का नियम या फिर साहचर्य का नियम? तो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर हो जाएगा तत्परता का नियम, ऑप्शन नंबर सी। और ये किसके द्वारा दिया गया है कमेंट सेक्शन में आप जरूर बताइएगा, क्योंकि प्रभाव का नियम, तत्परता का नियम, अभ्यास का नियम, इतनी बार मैंने ये नियम बता दिए है कि अब तो आपके अंदर रट जाना चाहिए था ना। तो इसका कमेंट में आप जरूर बताइएगा कि तत्परता का नियम दिया किसने है, ठीक है। और डिटेल इसके बारे में पता होगा तो वो भी बता दीजिएगा, उनके बारे में, उस मनोवैज्ञानिक के बारे में आप सभी को बताना है, ठीक है। संप्रत्यय निर्माण का प्रथम सोपान है सामान्यीकरण, विभेदीकरण, प्रत्यक्षीकरण या फिर पृथक्करण? तो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर हो जाएगा प्रत्यक्षीकरण, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। यहीं पे प्रत्यक्षीकरण की जगह अगर संकल्पना भी दिया होता तो इसका राइट आंसर हो जाता। अब आपको यहाँ पे प्रथम सोपान पूछा है, तो आप सभी को सारे क्रम पता होना चाहिए। तो प्रत्यक्षीकरण जो है वो प्रथम सोपान है, दूसरे में आ जाता है विभेदीकरण, दूसरा जो होता है वो विभेदी, क्योंकि अगली बार क्या पता सेकंड वाला पूछ ले या तीसरा वाला पूछ ले, तीसरा हो जाता है आपका पृथक्करण और चौथा होता है आपका सामान्यीकरण, ठीक है। ये संप्रत्यय निर्माण का क्रम आप सभी को पता होना चाहिए। नेक्स्ट है कि प्रेक्षणात्मक अधिगम संप्रत्यय किसके द्वारा दिया गया है? टॉलमैन के द्वारा, बंडूरा के द्वारा, थांडाई के द्वारा या फिर कोहलर के द्वारा? तो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर हो जाएगा बैंडूरा, ऑप्शन नंबर सेकंड इसका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। क्वेश्चन यहाँ पे है कि उदाहरण, निरीक्षण, विश्लेषण, वर्गीकरण, नियमीकरण निम्नलिखित में से किस विधि के सोपान है? निगमन विधि, आगमन विधि, उत्तर दर्शन विधि या फिर बहिर्दर्शन विधि? तो फ्रेंड्स आप सभी को पूरा पढ़ने की जरूरत ही नहीं थी, आप सभी को यहाँ पे दिख गया उदाहरण। और मैंने कई बार कहा है कि जहाँ पे उदाहरण शब्द दिखे वहाँ पे आपको सरल चीज देखना है, यानी आगमन विधि। जहाँ पे उदाहरण से नियम बताते तो वो आगमन होता है, लेकिन जहाँ नियम से जो है नियम से फिर उसके बाद उदाहरण बता देते वहाँ होता है निगमन। तो यहाँ पे उदाहरण शब्द पूछा है, यानी ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। ये ट्रिक है फ्रेंड्स, ये समझ लीजिए, इससे आसानी से आप जो है क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। अवधान के आंतरिक अथवा व्यक्तिनिष्ठ निर्धारक है? रुचि, लक्ष्य, अभिवृत्ति, उद्दीपक, वस्तु प्रविधि या फिर प्रकाश, ध्वनि, गंध या फिर पुरस्कार, दंड, प्रोत्साहन? तो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर हो जाएगा रुचि, लक्ष्य या फिर अभिवृत्ति, ये जो है राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बाल मनोविज्ञान का क्षेत्र है केवल बाल्यावस्था की विशेषताओं का अध्ययन, केवल शैशवावस्था की विशेषताओं का अध्ययन, केवल किशोरावस्था की विशेषताओं का अध्ययन या फिर गर्भावस्था से किशोरावस्था की विशेषताओं का अध्ययन? तो फ्रेंड्स आप सभी को बता दें, यहाँ पे जो केवल शब्द होता है वो हमेशा निगेटिव होता है। ये मैंने कई बार आप सबको बताया, सीटेट की क्लासेस जब मैं ले रही थी तब पर भी मैंने आप सबको ये सब भी बताया था। तो निगेटिव जब आप काट देते हैं तो आपके पास बचता है एक ऑप्शन, गर्भावस्था से किशोरावस्था की विशेषताओं का अध्ययन, यानी गर्भावस्था से लेकर के किशोरावस्था तक के अध्ययन जो होता है वो होता है बाल मनोविज्ञान। यहीं पे अगर सिर्फ बाल जो है, अगर यहाँ पे जो है एक विकास और वृद्धि शब्द पूछ लेता तो वो भी आप सभी को पता होना चाहिए, ठीक है। उसमें आप कमेंट में बताइएगा कि विकास और वृद्धि में क्या अंतर है, ठीक है। वो आप सभी को कमेंट सेक्शन में बताओ, और जो भी मैं कमेंट में पूछ रही हूँ ना आप सभी को उसके आंसर्स देने ही है, इससे आपका रिवीजन होगा एक तरीके से, ठीक है। वह अवस्था जो कि माता की 21वीं गुणसूत्र जोड़ी के अलग ना होने के कारण उत्पन्न होता है उसे क्या कहते हैं? डाउन सिंड्रोम, क्लीन्स फिल्टल सिंड्रोम, टर्नर सिंड्रोम या फिर विल्सन सिंड्रोम? तो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर हो जाएगा डाउन सिंड्रोम, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। यहाँ पे दिया गया कि कोहल वर्ग के अनुसार किस अवस्था में नैतिकता बाह्य कारकों के द्वारा निर्धारित होती है? पूर्व पारंपरिक अवस्था, पारंपरिक अवस्था, पाश्चात्य पारंपरिक अवस्था या इनमें से कोई नहीं? तो फ्रेंड्स कोहल वर्ग के बारे में हमने आपको कई बार बता दिया कि कोहल वर्ग ने 3 अवस्थाएं बताई हैं, पूर्व पारंपरिक, पारंपरिक और उत्तर पारंपरिक, जिसको पाश्चात्य पारंपरिक भी बोलते हैं। तो फ्रेंड्स पहले बता देते हैं कि इसका राइट आंसर हो जाएगा पूर्व पारंपरिक अवस्था। अब आपको बताते हैं पूर्व पारंपरिक अवस्था को बोलते हैं प्राक पारंपरिक अवस्था या पाक रूढ़िगत स्तर, ये भी बोला जाता है। आपको दूसरा नाम भी पता होना चाहिए, एग्जाम में दूसरे नाम से भी क्वेश्चंस पूछ लेता है। अब यहाँ पे दे दिया रूढ़िगत अवस्था, तो आप सोचेंगे कि ये तो कोहल वर्ग का है ही नहीं, बट आप जब पढ़े रहेंगे तब तो आप उसको उसका जो है स्तर पता होगा। तो पूर्व पारंपरिक अवस्था, जिसको पाक पारंपरिक अवस्था बोलते हैं, जिसको पाक रूढ़िगत अवस्था बोलते हैं, फिर उसके बाद आता है पारंपरिक अवस्था, जिसको बोलते हैं रूढ़िगत अवस्था, रूढ़िगत नैतिक अवस्था, ठीक है। और नेक्स्ट है उत्तर रूढ़िगत अवस्था, ये हो गया कोहल वर्ग का, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक सही क्रम है? ठीक, कौन सा एक सही क्रम है? अंडाणु शुक्राणु ब्लास्टोसिस्ट युग्मनज अंडाणु शुक्राणु दोनों या फिर अंडाणु शुक्राणु युग्मनज ब्लास्टोसिस्ट? तो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी अंडाणु शुक्राणु युग्मनज और ब्लास्टोसिस्ट, ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अंतर्मुखी, बहिर्मुखी तथा उभयमुखी व्यक्तित्व का वर्गीकरण किसके द्वारा किया गया है? ठीक है, तो ये तो मैंने कई बार आप सबको बता दिया और आप आसानी से इस क्वेश्चन को सॉल्व भी कर सकते हैं। युंग नामक वैज्ञानिक ने अंतर्मुखी, बहिर्मुखी और उभयमुखी, यहाँ पे तीनों नाम दे दिया गया, तो आप आसानी से क्वेश्चन को याद भी कर सकते हैं कि अंतर्मुखी, बहिर्मुखी और उभयमुखी किसने दिया है? तो यह दिया है युंग ने, और 3 व्यक्तित्व के 3 वर्गीकरण भी इन्होंने बताए हैं। तो तीनों का नाम याद कर लीजिए, उसके साथ युंग नामक वैज्ञानिक का नाम याद कर लीजिए। ये कहाँ के रहने वाले थे, कहाँ के मैंने वैज्ञानिक थे? तो ये थे स्विट्जरलैंड के। कहाँ के थे? स्विट्जरलैंड के जो है मनोवैज्ञानिक से, स्विट्जरलैंड के जो है मनोवैज्ञानिक थे। ठीक है, उसके साथ ही इन्होंने जो है व्यक्तित्व के 3 वर्गीकरण किए, वो मैंने आप सभी को बता ही दिया। तो यहाँ तक जो है मैंने जो भी क्वेश्चंस थे
1 वीक में आप सभी को कराया था। कोशिश मेरा यही था कि आप सभी को मैंने बहुत ही ज़्यादा रिपीटेड जो क्वेश्चंस काफ़ी बार रिपीट हुआ था तो उसको मैंने कम लिया है, ताकि आपको ये ना लगे कि एक ही क्वेश्चंस को काफ़ी बार लिया गया है। बट मैंने पहले भी आप सभी को बता दिया था कि ये रिवीजन क्लास है। रिवीजन क्लास इसलिए कहा है क्योंकि आप सभी का काफ़ी बार जो है प्रैक्टिस, जितना ज़्यादा प्रैक्टिस करते हैं वो चीज़ उतनी जाती है, आसानी से याद होती है। और क्लासेस की टाइमिंग आप सभी को पता है 12:45 PM पे इस टाइम पे वीडियोज़ अपलोड कर दी जाती है। इस टाइम पे वीडियोज़ जरूर देखिएगा। साथ ही होली की तैयारी में आप सभी जो है अपनी पढ़ाई मत भूलिएगा, पढ़ाई को भी ध्यान में रखते हुए अपनी क्लासेस लेनी है। साथ ही आप सभी को कैसी लगती है मेरी क्लासेस कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा, और वीडियो पसंद आए तो उसके लिए लाइक किया करिएगा फ्रेंड्स। आपका एक लाइक मेरे लिए मोटिवेशन का काम करता है, और मेरी यही कोशिश रहती है कि मैं आप सभी को अच्छा कंटेंट दूं और जितना हो सके। और ये सभी मैं क्वेश्चंस जो है फ्रेंड्स, PY के क्वेश्चंस जो है MCQs बेस में आप सभी के लिए लेकर आई। और सारे जो हमारे काम होते हैं ना, जो भी मैं करती हूँ सारा मोबाइल से ही करती हूँ। तो मुझे ऐसा लगता है कि मेरी इस मेहनत के लिए आप सभी का सपोर्ट रहेगा तो मेरी और मेहनत तो करने के इच्छुक रहेंगे, और मेरे मेहनत मैं कर सकती हूँ। बट ये आपके सपोर्ट पे डिपेंड करता है। तो कोशिश यही रहेगा कि फ्रेंड्स अच्छे कंटेंट लेके आऊँ, लेकिन फ्रेंड्स आप जितना हो सके इसको शेयर करिए। जितना व्यू लोग देखेंगे उतना सभी का जो है मदद भी हो जाएगा, और इसके साथ ही उनको हेल्प मिलेगी पढ़ाई में, और मुझे भी थोड़ा-सा मोटिवेशन मिलेगा। तो फ्रेंड्स मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, कल की वीडियो में। और आज की वीडियो कैसी लगी कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा, और वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा। बाय बाय।